3 अगस्त के न्यूज़पेपर नोट्स। गवर्नमेंट ने नशा मुक्त युवा अभियान लॉन्च किया है अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। फैक्ट याद रखना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986 में बना था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये एनडीपीएस एक्ट 1985 को इम्प्लीमेंट करता है। इंडोनेशिया में एक बोट में आग लग गई थी, तो मदुरा आइलैंड के पास में। तो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जो मदुरा आइलैंड है वो इंडोनेशिया के ईस्ट जावा आइलैंड पे है। इंडोनेशिया इज अ ग्रुप ऑफ सो मेनी आइलैंड्स, 17,000 आइलैंड्स का ग्रुप है। इसलिए इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो का मतलब होता है एक बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप। ठीक है, और मैप में इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये इंडोनेशिया जितना दिख रहा है येलो कलर में, इसमें जो छोटा सा ये इतना बड़ा आइलैंड जावा है, ये ईस्ट जावा है, यहीं पे मदुरो आइलैंड है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है पुअर मानसून रेन्स के बारे में। क्योंकि इस साल बारिश कम हुई है, अब किसान को खेती तो करनी है, तो खेती करने के लिए पानी कहाँ से आएगा? बारिश से नहीं आ रहा तो उसको पंप चलाना पड़ेगा। जब पंप चलेंगे, बहुत सारे किसान पंप चलाएंगे तो डीजल ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इंडिया में जुलाई के महीने में डीजल पेट्रोल की खपत में इंक्रीज हुआ है, लेकिन एलपीजी में सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी हैं। उसके बावजूद एलपीजी की कंजम्पशन कम हुई है। उसके रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग पीएनजी में शिफ्ट हो गए हैं, पाइप नेचुरल गैस पे। अगला आर्टिकल कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में है। अभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, राइट। तो वहां पे इंडिया को बॉक्सिंग में 10 मेडल्स मिले हैं, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर। काफी सारे मेडल्स हरियाणा के भिवानी से आए हैं। भिवानी को इंडिया का मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। अभी जो गेम्स हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, इनका मोटो क्या है? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। फिर ये कावेरी नदी वाला न्यूज आर्टिकल, तो इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। न्यूज तो ये है कि कर्नाटका के काबिनी डैम से पानी छोड़ दिया गया है और बहुत जल्द तमिलनाडु के मेत्रो डैम में आ जाएगा। मेट्रो डैम के पीछे जो रिजर्वेयर है उसका क्या नाम है? स्टैनली रिजर्वेयर। ठीक है, तो फैक्ट्स की याद रखना है आपने कि जो कावेरी नदी है 800 किलोमीटर लंबी नदी है। एक बार इसकी फोटो देख लो। ठीक है, ये कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में जाती है। तो तमिलनाडु कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स में, और बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होती है। 800 किलोमीटर लंबी है। कौन कौन से बेसिन्स, इसका जो बेसिन है कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है? 3 स्टेट्स और एक यूटी में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। ठीक है, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया गया था 1990 में। 2007 में इसने अपना फाइनल अवार्ड दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्राइब्यूनल अवार्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2018 में बनाई गई थी, राइट। ये सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को और ट्राइब्यूनल के इस अवार्ड को इंप्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करती है। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी इस अथॉरिटी के अंडर काम करती है कि कब कितना पानी वानी छोड़ना है, वो सब चीजें, कौन से रिजर्व में कितना पानी, उन सब चीजों को ये देखती है। मेकदतु प्रोजेक्ट, ये कर्नाटका ने प्रपोज किया है कावेरी नदी पे, ताकि और तरीके से पानी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन तमिलनाडु इसको अपोज कर रहा है। उसका कहना है कि इससे वहां पे तमिलनाडु में पानी कम हो जाएगा। क्योंकि आज पहली क्लास है तो हम थोड़ी सॉफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे नंबर ऑफ न्यूज आर्टिकल्स इंक्रीज करेंगे। और एडिटोरियल को कैसे टैकल करना है मैं देखूंगा 2-4 दिन में, किस तरह से इनको भी ठीक से टैकल किया जाए। ये सिस्टमैटिक तरीका चाहिए, है ना, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोलना है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से इनको करना पड़ेगा कि आपके नोट्स बनते रहे मेंस के लिए। और क्या न्यूज़ है? अच्छा, ये वाला न्यूज़ आर्टिकल रह गया इसका, चलो उसे कल नोट्स दे दूंगा मैं। इसराइल ने 13 लोग और मार दिए हैं। पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक हुआ, इसमें 14 लोग मर गए हैं। ठीक है, और भी एक न्यूज़ आर्टिकल था, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसमें। हाँ, लेप्टोपायरोसिस। लेप्टोपायरोसिस एक जूनोटिक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज नहीं है। 2-3 टर्म्स आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बैक्टीरिया ज्यादा पनपता है, राइट। तो कल को यूपीएससी कह देगा कि हिमालयाज के अपर रीजन्स में पाई जाती है ये वाली डिजीज, बड़ी रेयर डिजीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया से होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में थ्राइव करती है। और क्या था? और एक न्यूज़ थी इंटरनेशनल वाले पेज पे कि ब्रिटेन में, यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है ना, तो अब वहां के जो नए पीएम आए हैं एंडी बर्मन, उन्होंने कहा है कि हाँ, यूके में भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, थोड़े फैक्ट्स याद रखना कि जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है वो क्या है? दुरंत लाइन कहते हैं उसको। ठीक है, सीज फायर एग्रीमेंट कब साइन हुआ था इसराइल और गाजा में?
हमास में। वो हुआ था पिछले साल अक्टूबर के अंदर, ठीक है? लेकिन अभी इजरायली एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि कोई डील वील नहीं है, हम तो मारेंगे लोगों को, ठीक है? अब प्रीलिम्स में और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट अभी सॉफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। तो अभी दो आर्टिकल्स हैं मेंस के हिसाब से। एक तो ये वाला कि गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों शट डाउन हो रहे हैं, और एक दूसरा जो है वो लास्ट पेज पे है आपका, कि साइंटिस्ट्स क्यों भाग रहे हैं। तो अभी क्या करके इनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं अभी। सॉरी, पहले वाला कर लेते हैं, साइंटिस्ट वाला, ठीक है? तो पिछले महीने न्यूज़ आई थी कि इसरो से करीब 120 साइंटिस्ट्स ने रिज़ाइन कर दिया है। तो इसका क्या रीज़न है, वो ये आर्टिकल देख रहा है, राइट? तो एक तो पैसे वैसे होते हैं, राइट, लेकिन और भी रीज़न होते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक डिग्निटी होती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, ठीक है? बहुत सारे रीजंस हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेगा यहाँ। सबसे पहले है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट। आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले भी हमारी काफ़ी अच्छी लैब्स वगैरह थी, एंड आज़ादी के बाद उनको और अच्छे से इन्वेस्ट किया गया उनके अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। लेकिन जो अंदर ब्यूरोक्रेसी है, वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी है, एंड साइंटिस्ट ठीक से ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएंगे, उनको काफ़ी इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए होती है, ठीक है? दूसरी बात कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जनरली इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें कंप्लायंस को रिवॉर्ड किया जाता है कि आपने रूल्स फॉलो किए नहीं करे, है ना, रादर इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तीसरा हो गया कि हायरार्किकल बैरियर टू एंट्री। अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें भी चेंजेस की जरूरत है बेसिकली, ठीक है ना? कि आपने साइंटिस्ट बी के थ्रू आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, बट और भी मे बी, आई एम जस्ट सेइंग कि शायद कोई लेटरल एंट्री का स्कोप वगैरह रहे, ठीक है ना? तो और भी कई इश्यूज हैं इसके अंदर कि एंट्री आप किस तरह से ले रहे हो। एंड सिंबलिज्म ऑफ स्टेटस। अब इंडिया में किसको बड़ा नहीं माना जाता है? साइंटिस्ट को नहीं, बस बोला जाता है अरे बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, दैट्स इट। इज्जत किसी की जाती है? जो ब्यूरोक्रेट हो या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कितने करप्ट, कितने गंदा इंसान हो, लेकिन इज्जत पावर की करी जाती है। जस्ट बिकॉज किसी साइंटिस्ट के हाथ में कोई डायरेक्ट पावर नहीं है सोसाइटी में, तो उनकी इज्जत नहीं करते ज़्यादा। ये भी एक रीज़न है। और ये जो साइंटिस्ट है इनके अंदर भी ब्यूरोक्रेटिक वीआईपी कल्चर होता है। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट, अभी इसकी बड़ी ये करो ठीक है ना, खातिरदारी करो वगैरह वगैरह। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी भी होता है। अब जो नए नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, मान लो कोई आईआईटी से बंदा पढ़ के जा रहा है, वो कह रहा है यार क्या जी हजूरी करनी पड़ी अंदर जाके, थोड़ा मॉडर्न बनो ना। बाहर की कंपनीज में तो कई लोगों को ना, मतलब सीनियर बंदों को भी नाम से बोलते हैं। कंपनी का सीईओ होगा उसको भी सर सर नहीं बोलते हैं, यस सर यस सर, नाम से बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कल्चर में काफी डिफरेंस होता है, तो हमें भी अपना कल्चर सुधारने की जरूरत है बेसिकली। तीसरा है इम्पैक्ट्स ऑन नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। मैक्सिमम जो लोग जाते हैं ना, जनरली ये थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, एंड जब भी कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन उठाती है, तो उसको ये एक्सपीरियंस्ड लोग ही गाइड करते हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट को के मैनेजमेंट में आपको सिर्फ इक्वेशंस नहीं चाहिए कि इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, वो तो यंग लोग भी दिमाग लगा के कर लेंगे। इशू होता है उस पूरे प्रोजेक्ट को गाइड करना, एक एक्सपीरियंस अपना वहां पे दिखाना। एंड जब सीनियर लोग चले जाएंगे, तो उस इंस्टीट्यूशन से, इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन से वो एक्सपीरियंस चला जाएगा हमेशा के लिए, राइट? तो वो लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। डिस्टॉर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरकार इन्वेस्टमेंट तो करती है, बहुत सारा पैसा लगाती है, लेकिन अगर उस बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए वहां पे बढ़िया साइंटिस्ट ही नहीं है, तो उस इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है? ये बात और है कि इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। पिछले महीने न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र इंडिया का सिर्फ एक स्टेट है, उस स्टेट में सिर्फ एक स्कीम ले लो, वो लड़की बहन योजना कौन सी थी वो, है ना, उस एक स्कीम का बजट इसरो के पूरे बजट का 3 गुना है। आप समझ रहे हो हम कितना कम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसरो के अंदर? और ऐसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तुम्हारी प्रायोरिटीज गलत है। लेकिन जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी ठीक से यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बढ़िया साइंटिस्ट छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी ये है एक तरीके से कि इनमें से कई साइंटिस्ट हैं जो देश से बाहर नहीं जा रहे, बल्कि देश के अंदर ही प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हैं। तो एक तरह से बहुत बुरी बात भी नहीं है, बुरी बात है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ी सी देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू इट। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस, वे फॉरवर्ड, क्या कर सकते हैं भाई? गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लाओ कि किस तरीके से, क्या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जो भी कोई ग्रीवेंस होती है, कोई बंदा कोई ग्रीवेंस रेस करता है, सीधे तो क्विट नहीं करेगा। क्विट करने से पहले वो दो चार अर्जी वर्जी डालेगा ऊपर कि शायद ऊपर वाला कोई मेरी सुन ले, तो उसको फटाफट एड्रेस करो, राइट? और ये विद इन दी साइंटिफिक कम्युनिटी जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, वो उसको डिसमेंटल करो, ठीक है ना, थोड़ा
चिल एटीट्यूड रखो, मतलब सिंपल सी बात है, इसको देसी भाषा में बोला जाए तो। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं जनरली, राइट। एंड टैलेंट रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, जो भी आपको लगता है कि आप टैलेंट को रिटेन करने के लिए आपको चाहिए, चाहे वो अच्छा पे स्ट्रक्चर हो, चाहे वो और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स आपने रखने हो। मान लो कोई बढ़िया साइंटिस्ट है, आईआईटी से आया बंदा, ठीक है ना, बीएसएमएस करके या बीटेक वगैरह करके, एंड उसको कह रहा है मेरे को क्वांटम टेक्नोलॉजीज में रिसर्च करनी है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कोई स्कोप ही नहीं है, या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैकेंसी ही नहीं है, या पीछे से पैसे नहीं आ रहे कि नहीं भी हम क्वांटम के लिए जितने पैसे आए थे पीछे से उतने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अब और लोगों की जरूरत नहीं है हमें। तो बंदा टैलेंटेड है, रिसर्च करना भी चाहता है, लेकिन ये जरूरत नहीं है हमें, ये क्या मतलब होता है, हम क्या बहुत आगे हैं, हम तो क्वांटम रिसर्च में बहुत पीछे हैं, तो हमें तो जरूरत है और ज्यादा लोगों की, मना क्यों कर रहे हो उसको। तो क्या करेगा बंदा, छोड़ के चला जाएगा, फिर कहेगा मैं यूएस जा रहा हूँ वहां पे रिसर्च करूंगा। फिर हम न्यूज में पढ़ के खुश होंगे कि पता है एक इंडियन ने यूएस जाके इतना बढ़िया काम किया है। भाई हमारी कमी है वो, हमें गर्व नहीं महसूस होना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए जब हम ऐसी न्यूज पढ़ते हैं। तो रिसर्च तब फ्लरिश करती है जब लोग कॉम्पीट नहीं करते बल्कि आइडियाज कॉम्पीट करते हैं। तो हमें उस कल्चर में चेंज की जरूरत है। ठीक है, अब ये आर्टिकल है कि वाई आर गवर्नमेंट स्कूल्स शटिंग डाउन। तो पिछले 10 साल में इंडिया ने रोज 25 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद करे हैं। 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स पिछले 10 साल में इंडिया में बंद हो गए, राइट। एंड गवर्नमेंट स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मार्केट शेयर भी बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स का काफ़ी कम हो गया है। 71% से करके 50% रह गया है। एंड सबसे ज़्यादा जो स्कूल बंद हुए हैं वो हैं यूपी, एमपी और जम्मू कश्मीर में। क्या रीज़न है स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? तीन चार रीज़न दिए हुए हैं। पहला रीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनलाइजेशन, जैसे कई स्कूल्स में एक दो ही टीचर होते हैं या दो चार ही बच्चे होते हैं, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में दूर के, है ना। तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट कहती है कि स्कूल को बंद कर दो। एक ये रीज़न है, सही है गलत अलग बात है, लेकिन ये एक रीज़न है, राइट। पेरेंटल एस्पिरेशन शिफ्ट, कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे को हम अगर हम थोड़ा और अच्छा कमा रहे हैं तो हमें प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए, सरकारी स्कूल में तो जाना या ना जाना एक ही बात है, बस खाना मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा वहाँ पे, राइट। तीसरा रीज़न है डिक्लाइनिंग चाइल्ड डेमोग्राफिक्स। भाई सिंपल सी बात है, पहले एक घर में चार चार बच्चे होते थे, अब एक घर में एक या दो ही बच्चा हो रहा है। तो जब बच्चे ही कम हो रहे हैं तो स्कूलों में भी तो कम बच्चे जाएंगे ना। तो एक स्कूल पहले इकोनॉमिकली वायबल था, ज़्यादा बच्चे आते थे, वहाँ पे बच्चे ही कम आ रहे हैं, है ना। तो उसकी वजह से फिर सरकार कहती है कि रैशनलाइजेशन पॉलिसी लो और स्कूल्स को मर्ज कर दो, बंद कर दो बेसिकली। स्ट्रक्चरल फ्रेगमेंटेशन, कई स्कूल्स होते हैं सिर्फ प्राइमरी लेवल तक होते हैं, तो अब बच्चे ने 5वीं क्लास पास कर ली है, अब उसको स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा ना, उसको कोई और स्कूल में जाना ही पड़ेगा। तो उस स्कूल में अगर मान लो तीन चार बच्चे पढ़ रहे थे एंड 5वीं क्लास में बच्चे निकल गए तो बच्चे अपने आप कम हो जाएंगे स्कूल के अंदर। एक ये भी रीज़न है कि फर्स्ट से लेकर 12th तक ऐसा मतलब सारे स्कूल नहीं होते, ठीक है। इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अब जनरली जो गरीब लोग होंगे ऑब्वियसली वो ही गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, एंड इंडिया में ज़्यादा गरीबी एससी, एसटी, ओबीसी और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में होती है, राइट। तो इससे उनके ऊपर जो बंदा गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। गरीबी से बाहर निकलने का जो ज़रिया था उसका, एजुकेशन का, हम उसको और कठिन बना रहे हैं एजुकेशन लेना, उसके लिए हमें और आसान बनाना चाहिए, हम उसके लिए और कठिन बना रहे हैं एजुकेशन लेना। तो गरीब और गरीब होता रहेगा। जेंडर डिस्पैरिटी, लड़का है तो चलो भी ठीक है, चला जाएगा दोस्तों के साथ घूमता फिरता, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा घर से, दूर वाले स्कूल में चला जाएगा। लड़की को भेजोगे दूर वाले स्कूल में, मतलब ही नहीं, और स्पेशली विंटर्स में जब सूरज देर से निकलता है, मतलब ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए गर्ल्स विल सफर मोर। वायलेशन ऑफ आरटीई नॉर्म्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट में ना कुछ लिमिट्स दी हुई हैं कि इतने लिमिट के अंदर ऑफ हैबिटेशन एक स्कूल होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ भी वायलेट हो रही है इससे, मतलब सरकार अपना कानून खुद वायलेट कर रही है। और ये एक इल्यूजन है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ये एक इल्यूजन है, राइट। अभी भी जैसे कई सर्वेज वगैरह होते हैं तो सर्वेज में देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा सिंपली कह देना कि हाँ प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, ऐसा बाय डिफॉल्ट नहीं होता। सिस्टमैटिक सिस्टमिक डेफिशिएंसीज इन इम्प्लीमेंटेशन, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं जिसके अंदर पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन जनरली ये कमिटी सिर्फ पेपर पे होती हैं, प्रैक्टिकली ऐसी कोई कमिटी नहीं होती हैं। यूनियन स्टेट अकाउंटेबिलिटी गैप, अब सेंट्रल कमिटी कहती है कि जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो स्टेट्स अपने आप देखेंगे, अगर स्कूल बंद हो रहे हैं वो स्टेट्स कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो कहता है कि नेबरहुड में स्कूल्स होने चाहिए, वो तो सेंट्रल एक्ट है ना। लॉ वायलेट हो रहा है, आप कुछ नहीं करोगे, चुप रहोगे इस चीज़ में। वे फॉरवर्ड क्या है? यार ये जो छोटे मोटे स्कूल्स आप कहते हो ना, नेबरहुड स्कूल है, एक दो बच्चे जा रहे हैं उसके अंदर, उसको आप सिर्फ एक स्कूल मत देखो, उसको एक सोशल इन्वेस्टमेंट देखो।
अगर एक बच्चा भी पढ़ रहा है, आप इतने पैसे खर्च करते हो फालतू की चीज़ों के अंदर, मतलब 50 चीज़ें हैं फालतू की, इसको मान लो फालतू का खर्चा। लेकिन अगर उससे किसी एक दो बंदे की भी ज़िंदगी सुधर रही है तो सुधारो ना, उसको कंटिन्यू रखो यार। उसको एक सोशल इन्वेस्टमेंट मानो। ये मत मानो कि सरकार का खर्चा हो गया इतना सारा, बताओ एक बच्चे को पढ़ाने में, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो तो देखो, राइट? एनरोलमेंट नंबर पे मत जाओ कि एक स्कूल में एक ही बच्चा पढ़ रहा था तो हमने स्कूल बंद कर दिया। आप ये देखो कि एक पर्टिकुलर इलाके में स्कूल है या नहीं है, बच्चों को उस इलाके के स्कूल की फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, एजुकेशन एक्सेस पे के बेसिस पे करो। अगर एक ही इलाके में दो स्कूल हैं और एक स्कूल में बच्चे नहीं है तो आप उसको मर्ज कर सकते हो, बंद कर सकते हो एक स्कूल को। लेकिन किसी इलाके में स्कूल ही नहीं है तो क्यों बंद कर रहे हो उसको? मत बंद करो फिर। एनरोलमेंट नंबर से मत जाओ, सिर्फ एक्सेस पे फोकस करो कि एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, स्कूल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज पे फोकस करो। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, इनको रिवाइव करो, सिर्फ पेपर पे नहीं होनी चाहिए। और टीचर की क्वालिटी पे फोकस करो, मतलब टीचर्स की क्वालिटी लिटरली बहुत बेकार होती है कई स्कूल्स में, और अगर होते भी हैं टीचर्स तो ठीक से पढ़ाते नहीं है, वो सिलाई बुनाई साफ सफाई में ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड आपने भी देखा होगा अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, जेन जी ने किया था, है ना, यानी कि जो टीनेजर्स होगा एक तरीके से, कॉलेज स्टूडेंट, राइट? उनसे जो छोटी जनरेशन है, स्कूल वाली जनरेशन, उसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा जनरेशन। तो जेनजी के प्रोटेस्ट से इंस्पायर होके बहुत सारे सरकारी स्कूलों में, स्पेशली यूपी एमपी के, ये जो जेन अल्फा है, स्कूल के बच्चे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में टॉयलेट साफ क्यों नहीं है, पंखे काम क्यों नहीं कर रहे, बेंच टूटे हुए क्यों हैं। हालांकि कुछ शरारती बच्चों ने शायद तोड़े होंगे बेंच, कभी मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन कुछ बेसिक फैसिलिटी हैं वो तो स्कूल के मैनेजमेंट को पूरी करनी चाहिए ना। क्या उसके लिए खर्चा ज़्यादा लगेगा? खर्चा ज़्यादा नहीं लगेगा। खर्चा जा रहा है सरकार से, सरकार के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, बस वो वहाँ पे पहुँच नहीं रहे हैं। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए खर्चा ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर स्कूल की क्वालिटी सुधारनी है तो ध्यान रखो कि सरकारी पैसा ऑलरेडी निकल रहा है, बस वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। टीचर, क्वालिटी टीचर्स ऑन पेपर रिक्रूट करे जा रहे हैं, बट एक्चुअली या तो वो है नहीं क्वालिटी टीचर्स क्योंकि घपला करके अंदर घुसे थे, या फिर उनको टैलेंट है बट वो पढ़ाते नहीं है, फिर भी कहते क्या करेगा, क्योंकि मेरे को इसे जवाब दे ही नहीं है मेरी किसी के खिलाफ, कोई मेरे को मॉनिटर नहीं कर रहा है, राइट? एंड मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑन SC ST कम्युनिटीज। जब इनके लिए आप इतनी सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च करते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सारी बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो इनके लिए स्कूल नहीं चला सकते, राइट? तो एक्सेस, एक्सेस एजुकेशन के लिए इन लोगों का एक्सेस है या नहीं, इस चीज़ पे फोकस करो, सिर्फ इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की तरह मत देखो।